क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। एक पति ने अपनी पत्नी को एंगल ग्राइंडर से काटकर 70 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को डीप फ्रीजर में करीब 57 दिनों तक रखे रहा। और तो और इनकी लव मैरिज हुई थी और इनके 4 साल के जुड़वा बच्चे भी थे। बच्चे अपनी माँ से मिलने के लिए रोते बिलखते रहे, लेकिन उनको क्या पता कि उनकी माँ उनके ही घर के डीप फ्रीजर में पड़ी हुई है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अनुपमा गुलाटी मर्डर मिस्ट्री। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक आईटी कॉलेज से। साल 1992 में एक लड़का और एक लड़की को एक दूसरे से प्यार हो गया। इनका नाम था राजेश गुलाटी और अनुपमा प्रधान। धीरे धीरे इनका प्यार बढ़ने लगा और 10 फरवरी 1999 में इनके रिश्ते को एक नया नाम मिलने वाला था। इन दोनों की शादी होने वाली थी। शादी के बाद ये दोनों अमेरिका में शिफ्ट हो गए। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो अमेरिका में उसे जॉब मिल गई और अनुपमा गुलाटी स्पाउस वीज़ा पर वहाँ गई थी तो उसका जॉब करना लीगली पॉसिबल नहीं था। साल 2006 में इनकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो गया क्योंकि अनुपमा ने बेहद ही खूबसूरत जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। इसके 2 साल बाद यानी 2008 में राजेश अपनी फैमिली के साथ इंडिया वापस आ गया और यहीं रहने का मन बना लिया। ये उत्तराखंड के देहरादून में शिफ्ट हो गए और छावनी नाम की जगह पर प्रकाश नगर मोहल्ले में 2 कमरों वाला घर किराए पर ले लिया। इंडिया आने के बाद इन दोनों का प्यार कम होने लगा। ये बात बात पर झगड़ने लगते हैं। इसका कारण था राजेश का कोलकाता की किसी लड़की के साथ अफेयर। ऐसा अनुपमा को शक था और राजेश कहता था कि अनुपमा का अमेरिका में किसी के साथ अफेयर था। इन्हीं सब लड़ाई झगड़ों में 2 साल बीत गए। 17 अक्टूबर 2010 को एक अनहोनी हुई। इस दिन अनुपमा अचानक से लापता हो गई। राजेश ने ना तो उसे ढूंढने की कोशिश की और ना ही पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। वो ऐसे रहता जैसे उसे अपनी बीवी के गायब होने का कोई फर्क ही नहीं। लापता होने के बाद उनके दोनों बच्चे अपने माँ के बारे में पिता से पूछते हैं, लेकिन राजेश उनसे कहता तुम्हारी मम्मी नाना नानी के घर गई है और वो कुछ दिनों में वापस लौट आएगी। ऐसे ही बहला फुसलाकर राजेश अपने दोनों बच्चों का मन दूसरी तरफ मोड़ देता था। इस तरफ कई दिनों से अनुपमा के माँ बाप की अपनी बेटी से बात नहीं हुई थी तो ये लोग भी परेशान होने लगे। इनसे जब रहा नहीं गया तो इन्होंने राजेश को कॉल किया और पूछा अनुपमा कहाँ है। कई दिनों से उसका ना तो फ़ोन आया है और ना ही वो फ़ोन उठा रही है। तब राजेश ने कहा कि उसकी मेरे साथ थोड़ी अनबन हो गई है और वो गुस्से में घर छोड़कर कहीं चली गई। आप चिंता मत करिए, जैसे ही वो वापस आएगी मैं आपसे बात करवा दूंगा। माँ बाप को भी लगा कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। लगभग 1.5 महीने बीत गए और माँ बाप को अनुपमा की कोई खोज खबर नहीं थी। अनुपमा ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। इसके बाद बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे यानी अनुपमा के भाई सुजान प्रधान को देहरादून भेजा ताकि वो अपनी बहन को मना सके। 13 दिसंबर 2010 को यानी 57th डे को सुजान प्रधान अपनी बहन से मिलने उसके घर देहरादून गया। उसने दरवाजे का डोरबेल बजाया लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। फिर उसने जोर से दरवाजे को पीटा तो राजेश ने दरवाजा खोला। राजेश अपने साले को देखकर हैरान हो गया। सुजान घर के अंदर जाने की कोशिश करता है मगर राजेश उसे बाहर ही रोक देता है। सुजान कहता है कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, वो कहाँ पर है। राजेश इसका उल्टा सीधा जवाब देकर कहता है कि यहाँ से चले जाओ। सुजान को अपने जीजा पर कुछ शक हुआ क्योंकि राजेश ने पहले इस तरीके से कभी बात नहीं किया था। राजेश की इन हरकतों से सुजान ने सोचा कि हो ना हो जीजा जी कुछ तो छुपा रहे हैं। इसके बाद सुजान वहां से चला गया और देहरादून के छावनी पुलिस स्टेशन में अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अब राजेश के घर आई और उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगी। कुछ पुलिस वाले घर की छानबीन करने लगे लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट नहीं मिला जिससे अनुपमा के बारे में कुछ पता चल सके। तभी उनकी नज़र घर की साइड में रखे डीप फ्रीजर पर पड़ी जो देखने में नया लग रहा था, क्योंकि इंडियन की आदत या पहचान होती है कि हम लोग नई चीज़ों के प्लास्टिक रैप को नहीं हटाते और उस डीप फ्रीजर के भी कुछ प्लास्टिक रैप नहीं हटाए गए थे। पुलिस ने राजेश से पूछा ये डीप फ्रीजर यहाँ पर क्यों है, ये तो दुकानों में होता है, ये देखने से तो नया लग रहा है, कब खरीदा इसे। राजेश ने इसका गोलमोल तरीके से जवाब दिया और कहा कि मैंने इसे 1.5-2 महीने पहले ही खरीदा। सोचने वाली बात यह थी कि अनुपमा भी 1.5-2 महीने से गायब थी। पुलिस ने उस डीप फ्रीजर को खोलने की कोशिश की लेकिन वो लॉक था। राजेश से चाबी लेकर उसे खोला गया तो उसमें बड़ी बड़ी कुछ प्लास्टिक की थैलियां मिली। उसमें रखी चीज़ों का वजन भी नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा थी और वो जमकर पत्थर जैसा सॉलिड हो चुका था। किसी तरह सारी थैलियों को फ्रीजर से निकाला गया। पुलिस वाले बर्फ के पिघलने का वेट करने लगे। कुछ मिनटों बाद जब थैलियों को खोला गया तो पुलिस वालों के सर चकराने लगे क्योंकि उन बैग्स में इंसानी मांस के टुकड़े रखे थे और वो टुकड़े किसके थे आपको तो पता चल ही गया होगा। राजेश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वालों को राज उगलवाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि राजेश ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजेश ने बताया कि वो शादी से पहले अनुपमा से बहुत प्यार करता था लेकिन शादी के बाद उनके रिश्ते में फीकापन आने लगा।
और यह तब बद से बदतर हो गया जब यह देहरादून में शिफ्ट हो गए। पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि इंडिया आने के बाद राजेश चुपके से कोलकाता की एक लड़की से शादी कर लिया था, इसीलिए दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे। कभी कभी तो लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि राजेश अपनी पत्नी को थप्पड़ मार देता था। अनुपमा गुस्से में आकर देहरादून के महिला हिंसा रोधी संस्था की एक शाखा में कंप्लेन कर दी, जिसके बाद से हर महीने राजेश को अपनी पत्नी अनुपमा को 20,000 रुपए गुजारा भत्ता के रूप में देना पड़ता था। कुछ महीने बाद अनुपमा और पैसों की डिमांड करने लगी क्योंकि उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। 17 अक्टूबर 2010 को इसी मुद्दे पर दोनों में बहस छिड़ गई। धीरे धीरे इस बहस ने मारपीट का रूप ले लिया। इन्हीं हाथापाई में राजेश ने अनुपमा को पीछे की ओर जोर से धक्का दिया, जिससे वो अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर जा गिरी। गिरते समय उसका सर बेड के कोने से टकरा गया, जिससे वो बेहोश हो गई। राजेश अनुपमा को ऐसे देखकर डर गया। उसे लगा कि अनुपमा मर गई। जब वो उसके पास जाकर उसके पल्स को चेक किया तो उसकी धड़कनें चल रही थीं। उसके मन में अब कुछ बातें घूमने लगी। अगर अनुपमा उठी तो पक्का है कि मुझे जेल भिजवा देगी। जेल न जाना पड़े इसीलिए राजेश ने एक भयानक प्लान बनाया। वो घर के दूसरे रूम में गया और वहां रखे फर्स्ट एड बॉक्स में से ढेर सारे कॉटन के बंडल उठा लाया। उसने बेहोश पड़ी अनुपमा के मुंह में और नाक में कॉटन ठूस दिया ताकि वो सांस न ले पाए और उसकी मौत हो जाए। कुछ देर बाद अनुपमा की सांसें चलनी बंद हो गई। राजेश के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसने सोचा कि अनुपमा की बॉडी को जंगल में फेंक दिया जाए, लेकिन न तो राजेश के पास इतना बड़ा बैग था कि अनुपमा को उसमें पैक करके फेंक आए और न ही वो अकेले बॉडी को संभाल पा रहा था। इन्हीं सब चीजों के सोचने में 2 दिन बीत गए और उसने अनुपमा को बाथरूम में छुपा रखा था। उसके बच्चे केवल 4 सालों के थे तो उन्हें आसानी से बहला फुसला लेता था। राजेश के मन में लाश को ठिकाने लगाने का एक और घिनौना आइडिया आया। वो सबसे पहले बाजार गया और वहां से एक इलेक्ट्रिक एंगल ग्राइंडर, एक हथौड़ा और एक डीप फ्रीजर जो दुकानों में यूज होता है खरीद लाया। जिस लड़की के साथ उसने प्यार किया, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थीं और जिसने 2 खूबसूरत जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, राजेश उसी अनुपमा के टुकड़े कर पॉलीथीन बैग्स में पैक कर रहा था। राजेश ने अनुपमा के शरीर के 72 टुकड़े किए और पॉलीथीन बैग्स में पैक करके डीप फ्रीजर में रख दिया ताकि ये डिकम्पोज होकर बदबू न करे। इसके बाद वो धीरे धीरे एक एक कर पॉलीथीन बैग्स में भरे टुकड़ों को अपनी कार में रखकर जंगल में फेंकने ले जाता और साथ में वो अपने बच्चों को भी ले जाता ताकि लोगों को लगे कि एक बाप अपने बच्चों को घुमाने ले जा रहा है। इस काम में उसने बहुत धैर्य दिखाया क्योंकि अगर वो बार बार जंगल जाता तो लोगों को शक हो सकता था। राजेश ने अपने बयान में बताया कि बॉडी को इस तरह से ठिकाने लगाने का आइडिया उसे एक हॉलीवुड की फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्ब से आया था। वो बच्चे जिस माँ से मिलने के लिए तरस रहे थे वो उनके ही घर के डीप फ्रीजर में पड़ी थी। उस दिन अनुपमा का भाई सुजान कुमार अगर पुलिस में रिपोर्ट नहीं करता तो शायद आज तक अनुपमा का पता नहीं चल पाता। उसने जो भी किया उसे उसका जरा भी पछतावा नहीं था। पुलिस उससे जो भी सवाल पूछती वो धड़ल्ले से जवाब देता। उसने पुलिस को बताया कि उसने जो कुछ भी किया सही किया और अपने बच्चों की भलाई के लिए किया। कुछ टुकड़े पुलिस वालों ने जंगल से बरामद भी कर लिए जहां राजेश ने उन्हें फेंका था। 10 मार्च 2011 तक पुलिस ने राजेश के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और देहरादून सेशन कोर्ट में सबमिट कर दिया। सितंबर 2017 में सेशन कोर्ट ने राजेश को दोषी पाया और अपनी पत्नी अनुपमा की हत्या करने और सबूत मिटाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी। सेशन कोर्ट ने राजेश पर 15 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 70,000 रुपये राजकीय कोष में जाएंगे और बाकी के पैसे बच्चों की परवरिश में लगाए जाएंगे। राजेश ने इस फैसले को देहरादून हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जो आज भी चल रहा है और दोनों बच्चे अपने मामा के साथ दिल्ली में रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए।